अब्बास चौधरी साहब मुझे कोट लखपत लेके जाना चाहते हैं किसी वजह से। कोट लखपत में हाल नहीं है, या अडियाला में जहाँ भी इमरान खान साहब कोट लखपत चले गए, वहां भी ले जा रहे थे। ये मसला इमरान खान साहब की रिहाई का नहीं है, ये मुल्क की रिहाई का है कि जिस बंदिश में आज हम ऐसे बाहर निकल सके। ये 25 करोड़ का मुल्क है और ये हमसे नहीं चल रहा। हमने यहां से सिर्फ 30 अरब की एक्सपोर्ट की है। अगर अभी भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि मुल्क हमसे नहीं चल रहा और हमने एक शख्स को भी बाहर भेजने में किसी पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि हालात इतने खराब हुए कि लोग आज खुद ही बाहर का रुख कर रहे हैं। रीना बीबी ने 15 लाख की फिगर दी है। 15% इंक्रीज है। 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर थे, अगर 15 लाख और चले गए तो 15% बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी बात समाप्त करें और बहुत कुछ आपसे शेयर भी करना है। आगाज करते हैं सोहेल आफरीदी साहब का जो अपकमिंग दौरा है सिंध का। ज़ाहिर है हुकूमत बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, क्योंकि दबे अल्फाज में फिर बरमला आके सामने कैटेगोरिकली ये बात कही जाए कि जी अपने फोकस करें अपने प्रोविंस पे, उन इलाकों में जाए जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, दूसरे सूबों को जो है वो दौरा कर रहे हैं। बहुत कुछ तो आपको नजर आ गया नून लीग की तरफ से, जिस किस्म की हरबे इस्तेमाल किए गए पंजाब हुकूमत की तरफ से, और जिस तरह लाहौर के उनके दौरे में रुकावटें खड़ी की गई। और सो सिंध हुकूमत ने तो उनको बोला है जी हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। बस जब वो जा रहे हैं अब 9 जनवरी, अब जैसी जैसी अप्रोच कर रही है, कल से अगरचे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले अलग एक अवामी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, राब्ता मुहिम, और जीटी रोड के जरिए ये इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवां दवा होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन इत्तेहाद है, ये उनका इवेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल हैं, असद कैसर साहब व दीगर जो लोग हैं, सो वो भी इसका हिस्सा होंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब का जो कराची का दौरा है, इस हवाले से ज़रा आपके सामने एक खबर रखते हैं। सोहेल आफरीदी साहब को जी बिजनेस कम्युनिटी कराची में, चूंकि आपको पता है कराची इकोनॉमिक हब है, और बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्टेड थी सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात करने में, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक इन्विटेशन भी एक्सटेंड आउट किया गया, और FPCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से। और ये फिर आज जो मेरे तक ये खबर आई है वो आपके सामने शेयर करें। सो ये एक लेटर सोहेल आफरीदी साहब को लिखा गया है FPCCI ही की तरफ से। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्रीन पे देखिएगा। सब्जेक्ट है जी इनविटेशन टू विजिट FPCCI हेड ऑफिस फेडरेशन हाउस कराची। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, please refer to the earlier letter on the subject dated January 5th, 2026. Same has been postponed due to unavoidable/unforeseen circumstances. Inconvenience is regretted. Please, very best regards. ब्रिगेडियर इफ्तिखार उपल, जो कि सेक्रेटरी जनरल है FPCCI के, ब्रिगेडियर साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को ये कन्वे कर दिया है कि जी अब ये मुलाकात नहीं हो सकती है। वजह जो पोस्टपोन करने की, पोस्टपोन किया है, और वजह में वो कह रहे हैं कि जी ड्यू टू, कोई वजह उन्होंने खास नहीं बताई, ड्यू टू अनअवॉइडेबल/अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अब ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कुछ आपका जहां भी दिमाग जा रहा है, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्यों उनका ये इनसे मुलाकात से जो माजरत है FPCCI की जानिब से ये की गई है, क्या वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जिसके तहत बिजनेस कम्युनिटी CM खैबर पख्तूनख्वा से मिलने के लिए तैयार ना हो, या उन्होंने जहां पर वो पहले इंटरेस्ट शो करें उसके बाद वो कहें कि जी हम माजरत ख्वाह हैं, बराए मेहरबानी अब ये मुलाकात नहीं हो सकेगी। आप भी बताइएगा जिनका बिजनेस कम्युनिटी से वास्ता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको भी ये इनविटेशन था तो जरूर बताइएगा कि ये इसकी वजूहात क्या थी, कौन से वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से आप बिजनेस कम्युनिटी अब मिलने से जो है वो इनकारी हो गई है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से, और मिलना चाहिए था कि नहीं। सो सोहेल आफरीदी साहब का इन एनी केस दौरा तो होगा, लंबा चौड़ा उनका एक शेड्यूल है, और उस शेड्यूल के मुताबिक सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पर दीगर जगहों का वो दौरा भी करेंगे, और वो मुलाकातें भी उनकी होंगी, अपनी पार्टी के जो वहाँ पे उनके कारकुनान हैं उनसे भी मुलाकातें होंगी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। आज इंटरेस्टिंगली नेशनल डायलॉग कमेटी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज इनकी
एक पहली नशिस्त इनकी जानिब से रखी गई और तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम सेगमेंट से लोगों को मदऊ किया गया, मीडिया से हमें बुलाया गया। मैं खुद भी इसमें मैंने इसको अटेंड किया और मुझे बात करने का भी मौका मिला। मैं आपके सामने भी रखूँगी कि मैंने क्या बात की उसमें। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, इन तीनों की ये एफर्ट्स है, इनिशिएटिव था इनकी जानिब से कि एक मुज़ाकरात का, जो कि हुकूमत और ऑपोजिशन अब तक तो बहरहाल वो फ़िज़ा नहीं बना सकी है, तो कहीं न कहीं कोई एक किसी न किसी एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पे आया जाए और मुज़ाकरात के लिए वो सब एक-दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हों। तो साइमल्टेनियसली आपको पता है कि बहुत सारी बातें हुकूमती कैंप से भी हो रही हैं, ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन बहुत क्लियर है जबकि अपने मुतालबात के हवाले से, और इमरान खान साहब ने अथॉरिटी महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दी हुई है। तो नेशनल डायलॉग कमेटी में बहुत सारे स्पीकर्स थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे, लियाकत बलोच साहब मौजूद थे, वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के, वो भी मौजूद थे। वो फ्लाई करके आज ही आए थे और फिर वेन्यू तक पहुंचे। डॉक्टर शहजाद वसीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो होस्ट कर रहे थे, ये को होस्ट थे अलॉन्ग साइड। और मीडिया से काफ़ी सारे लोग थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, अतर काज़मी साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, आमिर इलियास राना साहब थे, व दीगर, मैं थी, फरिया इदरीसी, सो उमर दराज गोंदल थे और असदुल्ला खान थे, बहुत सारे लोग थे। और ये जब गुफ्तगू हो रही थी तो मैं उसमें आपको बताती हूँ क्या-क्या बातें हो रही थी। डॉक्टर नदीमुल हक साहब थे। डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने तो जब उनको गुफ्तगू का मौका मिला तो उन्होंने कहा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी थे, जनरल ज़ाहिद साहब थे, नईम खालिद लोधी साहब थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी गुफ्तगू की। जनरल ज़ाहिद साहब ने एक बात रेज़ की। उन्होंने कहा कि किस-किस के किरदार से पाकिस्तान आगे जा रहा है, मतलब हमें ये देखना होगा कि कौन-कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। सो फिर एक बात की गई कि जी सबसे बड़ा मसला इस वक़्त इस मुल्क में नेशनल कोहेज़न है। एक इतनी तनाव की कैफ़ियत है, जो एक chaotic, एक चोक्ड पूरा माहौल बनाया हुआ है। सो उससे किसी एक ऐसे नुक्ते पे उतरने की कोशिश की जा रही थी अपनी गुफ्तगू से कि कहीं न कहीं से तो कोई चीज़ स्टार्ट हो, और क्या हो रहा है इस पूरे तनाव के सूरत-हाल में, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, उस पे बात हो रही थी। डॉक्टर नदीम उल हक साहब ने कहा कि इकोनॉमी जो है वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, हमारी है ही नहीं तरजीहात में इकोनॉमी, सबसे आखिर में मुल्क की मईशत है। इसके साथ-साथ ही जी बात हुई डिसफंक्शनल स्टेट के हवाले से कि जी हम एक डिसफंक्शनल स्टेट जो है, जिस तरह के इश्यूज़ हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रहे हैं, अगर ये एड्रेस नहीं किए जाएँगे तो फिर हम फेल्ड स्टेट, हमारा अगला कदम जो है फिर फेल्ड स्टेट की तरफ होगा। हम जितने इश्यूज़ इस वक़्त पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट प्रिवेल कर रहे हैं, हम उनको एड्रेस करने की तरफ नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, और जो कि मैंने वहाँ पर बात की कि मुल्क जो है वो किस-किस के किरदार से मुल्क आगे बढ़े, मतलब हम सबके किरदार से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस क्राइसिस में। ये जो एवर ग्रोइंग क्राइसिस है, हम इसको रिजॉल्व करने की तरफ नहीं आ रहे। एज मीडिया मैंने ये बात सामने रखी कि हम भी बतौर मीडिया कितना कोई सच बता रहे हैं। काशिफ बासी साहब मौजूद थे और मैंने ये बात कही, मैंने कहा काशिफ बासी साहब यहाँ पर है, उनका प्रोग्राम बंद हो गया, हमने कितनों ने आवाज उठाई, या सबको पता है कि वजूहात क्या थी, किस वजह से उनका बंद किया, वापस से वो रिस्टोर नहीं हो पा रहे, वो वापस से अपने शोज नहीं, एंड लोग जो है वो एक अच्छी ऑडियंस थी उनकी, काशिफ बासी साहब को टर्मिनेट किए हुए या उनका प्रोग्राम ऑफर ही उनको किए हुए 1 साल होने को आ रहे हैं, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा। मीडिया को भी इतने डूज़ एंड डोंट्स दिए जाते हैं, और मैंने यही बात की, मैंने कहा हम भी जी आज इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, जी आप क्या कहेंगे, फलाने ने ही सेज शी सेज टाइप शोज़ हम लोग कर रहे हैं। सो प्राइम टाइम शोज़ हमारे इस तरह की नौइयत के नज़र आ रहे हैं कि जी एक ने दूसरे को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, तो दूसरे ने जो है अगले को ज़हनी मरीज़ कह दिया। इसके दरमियान पूरा मुल्क फँसा हुआ है इस वक़्त, और हम सारे इसमें विक्टिम्स हैं, मुतासरीन हैं, क्योंकि जब मुल्क में हमें कल बताया गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इजलास हुआ, और स्टैंडिंग कमेटी में जो वज़ारत की जानिब से नंबर सामने रखे गए, बताया गया लास्ट 2 ईयर्स में 15 लाख के करीब लोग मुल्क छोड़ के चले गए। आज मैं ये बात, राना एहसान साहब है, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, मैं उनके सामने ये बात रखी थी। मैंने कहा राना साहब कौन सी स्टेबिलिटी? कहते नहीं जी आपको मुल्क में देखें, आप बाहर निकलें, आपको मुल्क में कहाँ इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, सड़कों पे आपको इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, पार्लियामान में आपको इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपको टीवी टॉक शोज में इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। मैंने कहा कम ऑन राना साहब, मुल्क में पिछले 2 सालों में 15 लाख बंदा मुल्क से बाहर चला गया। तो राना साहब का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जाके जो हम देखें, अगर यहाँ से पाकिस्तान से लोग मुल्क से बाहर चले जाएं तो वो बाहर से जाके रेमिटेंसेस भेजेंगे, तो ये पाकिस्तान का फायदा है। मैंने कहा ये एक इनडिफरेंस है
मतलब मुल्क से लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसेस वाइंड अप हो रहे हैं, मल्टीनेशनल्स रैप अप करके चली गई, इंडस्ट्रीज क्लोजर की तरफ आ गई। 45% जो मैंने आज इस नेशनल डायलॉग कमेटी के भी इस सेशन में मैंने ये बात सामने रखी, 45% के करीब अगर आपके मुल्क में लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हो, महंगाई से शदीद मुतासर हो, बेरोजगारी की एक रिकॉर्ड हाई सतह नजर आ रही हो, सो ऐसे में आप ये कहेंगे कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी है? मुल्क में किधर स्टेबिलिटी है? आपने ऑपोजिशन को, मैंने राणा साहब से भी कहा, मैंने कहा हमारा मुल्क एक नया रिकॉर्ड बना चुका है कि एक ही दिन में हम नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, पंजाब असेंबली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं, एक ही दिन में डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। आज तक दोनों हाउसेस विदाउट ऑपोजिशन लीडर्स रन हो रहे हैं। लेजिस्लेशंस भी की हमने बगैर ऑपोजिशन लीडर्स के। अभी तक हम मामला को वो वक़्त देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ आज हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब, जो कि अपनी प्रेस रिलीज के जरिए तो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो तमाम जो चीज़ें इस मुल्क में उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी अप्रूवल से, जिसका वो बहुत फ़ख्रिया वो क्रेडिट लेते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कभी आके ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं रखेंगे। रजा रब्बानी साहब लेकिन प्रेस रिलीज के जरिए वो ये बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट इज इनकम्प्लीट एज द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और क्लेम कर रही है हुकूमत की जी बड़ी स्टेबिलिटी है। This exposes a contradiction in our democracy. We talk of supremacy of parliament, yet less inclined to uphold this principle. The political system is already strained by polarization. The chairman and speaker of the Senate and National Assembly, respectively, should, under the rules, appoint the leaders of opposition. As leaving the offices vacant sidelines dissent. Such steps go towards weakening parliament, a self-made disaster in hybrid democracy. रजा रब्बानी साहब। सो हमें बताया जा रहा है कि जी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। आज ही हुआ, अब आपको मैं कुछ और 2-4 चीजें आपके सामने शेयर करती हूँ। मैं क्विकली आपको बताना चाह रही हूँ, बैरिस्टर सैफ ने आज एक बात बोली। बैरिस्टर सैफ ने, पीटीआई के बैरिस्टर सैफ आपको याद होगा साबिक तर्जुमान रहे हैं गंडापुर साहब की जब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन थी, और बैरिस्टर सैफ साहब इज वन ऑफ दोज पीपल कि जिनके पास एक स्पेशल एक एक्सेस होता था इमरान खान साहब तक। उन्होंने कहा जी हम बड़े करीब थे मामलात को हल करने के हवाले से, और आपको याद है 2024 के 26 नवंबर से पहले जो सारी डिस्कशंस वगैरह हुई थी, बैरिस्टर साहब आल्सो वाज वन ऑफ द पर्संस अलोंग साइड गौर खान साहब, जिनकी सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुलवाए गए थे और वो गए थे मुलाकात करने, एक खास पैगाम कन्वे करने के लिए इमरान खान साहब को। लेकिन साइमल्टेनियसली वो डी चौक की तरफ पूरा प्रोटेस्ट जो है वो आया जा रहा था, और उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन भी पता है उसका क्या हुआ था। बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं मेरी बड़ी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव किस्म की मीटिंग्स हुई इमरान खान साहब से। सो कहते हैं मुझे जो ऐसा नजर आता है वो ये है कि ये जाती इख्तलाफात हैं, जाती नौयत के इख्तलाफात हैं। अश्योरेंस होनी चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर आए तो वो AK-47 लेके जो है अगलों के सरों पे वो ना तान दें और उनसे बदले ना लें। ये अश्योरेंस जो है वो बैरिस्टर सैफ साहब के मुताबिक जो है ये अश्योरेंस जरूर देनी चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर आके वो ये गन जो है वो उनके सरों पे नहीं तान लेंगे, यानी कि बदले नहीं लेंगे जो कुछ उनके साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा आइन की हुदूद में रह के, बहुत बातें की उन्होंने कहा आइन की हुदूद में क्रक्स ये था कि सब रह के काम करें। फिर इसके साथ साथ ही वसीम अख्तर साहब ने सिंध का पूरा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा इतनी करप्शन हो रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी इतनी कोई करप्शन में है। तो वसीम अख्तर साहब ने कहा कि जी सफर जो है वो अल्टीमेटली कौन कर रही है, अवाम कर रही है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपने सिर्फ और सिर्फ इक्तदार और ताकत के मजे इनको लेने हैं, मजे लूटने हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी गुफ्तगू की आके। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा इख्तलाफ राय से ही इत्तेफाक का रास्ता निकलेगा। सो अच्छी बात है कि इख्तलाफ हो रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि आए और आके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसमें पहल करती हुई दिखाई दे। आप इनकी सियासी जो एक्टिविटीज़ है उससे पाबंदियां आप हटाएं, आप इंगेज करें ऑपोजिशन को, आप मिलकर आगे, और डायलॉग जो है वो उसके हवाले से बात की कि भाई इसी को लेकर अपने ज़ाती मफाद को हटाकर आप जी आगे लेकर बढ़ने की तरफ आए। फिर जो एक क्रक्स था आज की इस नशिस्त का वो ये था कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, इंगेज करें, कोट लखपत जेल में जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको इंगेज करें, और उसके बाद एक ऑपोजिशन की कमेटी बने और हुकूमत की कमेटी उसके साथ फिर मशावरत करे, मिले
और मिल के एक पूरा हल निकाला जाए कि जी होना क्या है, मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है। सो एजेंडा एंड स्कोप जो है उसको वाजे होने की जरूरत है। लियाकत बलोच साहब भी बाय द वे उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये डायलॉग जो है वो एक अवेयरनेस और रिकंसिलिएशन की तरफ लेकर जाने की एक कोशिश होती है डायलॉग, और होनी चाहिए। और मैंने जो बात की थी, मैंने इंक्लूसिविटी पे बात की थी, लाइक आई सेड अर्लियर, इंक्लूसिविटी जो कि बहुत एक्सक्लूसिव हो गई है, उस वो डायलॉग कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और लियाकत बलूच साहब कहते हैं कि जो जीत जाए उसकी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और जो हार जाए उसको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। साथ साथ वो कहते हैं एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पर जो है वो बात आगे बढ़नी चाहिए, और ठीक वक्त पर ठीक डायलॉग उन्होंने कहा हो रहा है। और शाहिद खाकर अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो मसला है, जो इशू है, वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, इशू मुल्क की रिहाई है। उन्होंने कहा मुल्की मामला जब ठीक होंगे, मईशत ठीक होगी, आपकी रियासत सही तरह चलेगी, आपका अदल का निज़ाम जो है वो इन प्लेस होगा, कानून और आइन के मुताबिक आप जब मुल्क चला रहे होंगे, तो इमरान खान को भी फिर उसी सिस्टम से इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, नहीं हो रहा। हुकूमत जो है वो इस बात पे बहुत खुश है कि हमारा ओपोनेंट जो है वो इस वक्त जेल में है, और ओपोनेंट और जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी लड़ाई है, लड़ाई बड़ी सख्त चल रही है, और बस हम जो है वो इसी में खुश हैं कि इनकी लड़ाई जो है वो अपनी जब तक उरूज पे रहेगी तब तक हुकूमत जो है वो मजे लूटती रहेगी इक़्तिदार के। वो इसलिए नहीं चाहते, और ये परसेप्शन अब जोर पकड़ रहा है क्योंकि हुकूमत की संजीदगी इन मुज़ाकरात के हवाले से नहीं नजर आती। आज भी जो ज़राए से खबर सामने आई वो ये थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी साहब को ग्रीन सिग्नल तो दे दिया जी, आप इंगेज करें ऑपोजिशन को। साथ शर्त क्या लगा दी है? शर्त लगा दी है कि जी नॉन इलेक्टेड लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इलेक्टेड लोगों से यानी कि पार्लियामेंटेरियन से ही सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। उसमें कौन होगा जी? गौहर खान साहब होंगे, व दीगर जो आपको पहली दो नशस्तों में ऑपोजिशन के नजर आते हैं, ऑपोजिशन बेंचेस के, जिससे हुकूमत खुश भी है उनकी ऑपोजिशन से, उनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन से, जो हुकूमत सजेस्ट भी कर रही है कि जी उसी में से ऑपोजिशन लीडर कोई बनाया जाए। महमूद अजगज़ई बहरहाल वो भी इलेक्टेड लीडर है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ऑपोजिशन के, पर वो कहती है हुकूमत के पीटीआई की इलेक्टेड हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए इस कमेटी में। हुकूमत को ये किसने राइट दिया है कि वो ये डिसाइड करे कि ऑपोजिशन की कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? ऑपोजिशन का ये इस्तेहकाक है, ऑपोजिशन जिसको चाहे इसमें इन्वॉल्व रखे। राना सनाउल्लाह साहब हुकूमती उस कमेटी में होते थे, और राना सनाउल्लाह साहब जब लीड करते थे इस किस्म की किसी भी नशस्त को, तो वो वजीर आजम के सियासी मुशीर तो थे, लेकिन राना साहब इलेक्टेड तो नहीं थे उस वक्त तक। फिर राना साहब अब जाके सेनेटर मुंतखब हुए, लेकिन उस वक्त तक राना साहब को रोल दे दिया गया था वजीर आजम के सियासी मुशीर का, पर इलेक्टेड तो नहीं थे। सो ये क्या एक नया जो है वो एक ऑब्स्टिकल क्रिएट की जा रही है ये कह के। और जब नेशनल डायलॉग कमेटी ने बहरहाल जो मुतालबा रखा है कि जी आप जाके जेल में जो असीरान है, जेल में जो क़यादत है कोट लखपत जेल में, उनसे आप मुज़ाकरात करें, उनको इंगेज करें। सो वो भी अनइलेक्टेड है, इमरान खान भी अनइलेक्टेड है। सो ये अनइलेक्टेड वाला चीज़ जो है वो उससे तो नहीं नज़र आता कि हुकूमत भी इस पिच पे आएगी। लेकिन जो इलेक्टेड लोगों की बात की जा रही है, सो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल उसने तो मुज़ाकरात के हवाले से वो उनका जो नैरेटिव है, उनका जो मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मफाहमती ग्रुप बमुकाबला मज़ाहमती ग्रुप। अब खबर ये सामने आई कि जी पीटीआई के मज़ाहमती ग्रुप की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत है, जो एजिटेशन चाहता है, जो चाहता है कि जी अवामी वो एक मोबिलाइजेशन हो, पब्लिक गैल्वनाइजेशन हो, और मज़ाहमत के थ्रू ही मफाहमत का एक रास्ता निकाला जाए, मज़ाहमत की जाए। जो इमरान खान साहब भी, जो जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ सलूक किया गया है, इमरान खान साहब भी उसी पिच पे हैं। खबर में ये बताया जाता है, हमें जो खबर जराए से सामने आई वो ये थी कि पीटीआई के मज़ाहमती ग्रुप की पार्टी पर बड़ी गिरफ्त मजबूत है। मज़ाहमती ग्रुप यानी कि उसमें आप फिर देख सकते हैं सोहेल आफरीदी साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, व दीगर जो मज़ाहमत और जो आगे लीड करने, प्रोटेस्ट, स्ट्रीट मूवमेंट और इस तरह के उस पे बीच में नजर आ रहे हैं। अगले दिन मैंने अपने वीलॉग में बोला था, जो कि बहुत बात मेरी उस पर बहुत डिस्कशंस भी हुई, कि जी मैंने कह दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, और मेरी मुराद जो है, और अगर मैं इस खबर को भी देखूं तो इसमें एक जो मफाहमती ग्रुप है, मेरी मुराद उस मफाहमती ग्रुप जिसको इस खबर में बताया जा रहा है, मेरी उससे मुराद थी कि वही इस्टेब्लिशमेंट है तो मफाहमती ग्रुप जो कि बहुत डोसाइल नजर आता है, लेकिन ये मफाहमती ग्रुप जो है ये बाकायदा तौर पे किसी भी स्ट्रीट मूवमेंट या एजिटेशन या
कोई भी इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ और उनकी हिदायत के मुताबिक अगर कोई भी ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करना हो तो यही मफामती ग्रुप जो है वो आड़े आ जाता है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनकी तरफ से क्रिएट किए जाते हैं। सो इस किस्म की इनकी आज ये खबरें चल रही थी। इसके साथ साथ ही आज एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये भी सामने आया कि सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट्स पे ट्वीट्स उनकी कुछ सामने आई, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो एक खातून है सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा, जो कि 9 मई की मजम्मत करके वो जरा साइड लाइन भी हो गई थी। आपको पता है मिर्जा आफरीदी साहब ने 9 मई की मजम्मत की थी, वो तो मुल्क ही छोड़ के बाहर चले गए थे वेकेशन पे। अब फिर वो सेनेट के इलेक्शंस में, और फिर आपको पता है वो लाहौर पूरी एक यात्रा गंडापुर साहब की, और फिर क्या वो साजगार माहौल बनाया गया, फार्म हाउस पे पूरा दावत एक अशाइया जो है वो थ्रो किया गया, और कैसे उनका वापस एक पार्टी में उनकी एक्सेप्टेंस बनाई गई। मिर्जा आफरीदी साहब के मुतालिक बाय द वे कहा जाता है कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंडिंग से मुतालिक मामलात है, जाहिर है उन, आपको पता है पिछले दिनों ये बात भी सामने आई थी कि अपने 10% जो है वो पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के वो अपना अपना हिस्सा जो है वो डालेंगे, क्योंकि पार्टी के मामला अब पीटीआई के उस तरह से नहीं चल पा रहे। सो मिर्जा आफरीदी साहब इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स एज ऑफ नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामला चला रहे हैं, जो जराए बता रहे हैं। सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा को पॉलिटिकल कमेटी में शामिल करने की वजह आज बताइए सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए। उनको शामिल करने की वजह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खान साहब के मुकर्रर करदा सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सेनेट और पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान एक राब्ता कार फराम करना था। पॉलिटिकल कमेटी में खवातीन की मौजूदगी को बढ़ाना भी जरूरी था। आज सलमान अकरम राजा साहब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, और सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा को पॉलिटिकल कमेटी में शामिल, जबकि पार्लियामेंट में जो इनके पार्लिमानी लीडर है सेनेट में अली जफर साहब, वो इस पॉलिटिकल कमेटी का बाय द वे हिस्सा नहीं है, लेकिन सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा को ऐड किया गया। किसके कहने पे? सलमान राजा साहब अपनी ट्वीट में बता रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के कहने पे। अब इमरान खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सरजई साहब को बतौर ऑपोजिशन लीडर्स नॉमिनेट जरूर किया है। आपने उनको पॉलिटिकल कमेटी में शामिल किया, वो नहीं शामिल होना चाहते थे क्योंकि ये पीटीआई के अंदरूनी मामला थे। शामिल होने के साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की कहने पर आप सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा को पॉलिटिकल कमेटी में शामिल कर रहे हैं। इस पर पीटीआई के पास बाय द वे कोई जवाब नहीं था। मैंने शेख वकास अकरम साहब से अपने प्रोग्राम में जरूर पूछने की कोशिश की कि ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ड्राइव करेंगे अभी पीटीआई के तमाम जो मामलात हैं, उनके कहने पे तमाम जो है वो फैसले किए जाएंगे। सो बहरहाल कोई जवाब ऐसा नहीं मिल सका। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मैंने पॉलिटिकल कमेटी में सेनेट से उनकी मुआवरत के लिए एक रुकन के नाम की राय मांगी। सलमान राजा साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने राय मांगी, उन्होंने एक खातून सेनेटर का नाम तजवीज़ किया, मैंने ये नाम पार्टी के सीनियर तरीन मेंबरान के सामने रखा। कुछ इख्तलाफात थे, इस अमल के नतीजे में फौजिया अरशद साहिबा के नाम पर इत्तेफाक हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।